हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पूस की रात। क्या उद्देश्य है इस पाठ का? यह कहानी गरीब किसान की स्थिति को दर्शाता है। कहानी में भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया गया है। साथ ही यह कहानी खेतीबाड़ी वाले किसानों की कठिनाइयों को बयान करती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं हैं। कि कैसे हम बिना कंबल के जो हैं वो काटेंगे हम पूस की रात? तो कहते हैं जब फसल कटेगी ना तब उसके रुपए दे देंगे, उसको वापस भेज दो। हल्कू एक क्षण यानी एक पल अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना बाहर रात को वह सो ही नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। अब कौन था सहना? शायद वो लगान लेने के लिए आया होगा, है ना। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। तो बला मतलब मुसीबत से, जाड़ों में ही तो मरेंगे, जाड़ों में देख लेंगे, कम से कम अभी की जो मुसीबत है वो तो सिर से टलेगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला। खुशामद मतलब उसकी प्रशंसा करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तर्रेती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात में दे देगा क्या कंबल, या कोई दान में दे देगा क्या कंबल? इस तरीके से वो पैसे लेने के लिए खड़ा है और ये अपनी पत्नी से पैसे मांग रहा है। लेकिन पत्नी कहती है वो पैसे तो कंबल के लिए मैंने बचा रखे हैं। अब न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। तो इस तरीके से पत्नी जो है वो मना करती है कि मैं वो रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, क्योंकि डर तो उसको भी लग रहा था। हल्कू के उस व्याख्या में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की ये खेती, मजूरी में सुख में एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। तो क्या कहती है कि खेती बाड़ी छोड़ दो और मजदूरी करना शुरू कर लो, कम से कम किसी का हक तो नहीं रहेगा, किसी की ऐसे दादागिरी तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मंजूरी करके लाओ, वह भी उसी को झोंक दो, उस पर ये धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था, यानी अपनी गरीबी से वो बहुत ही परेशान था। पूस की अंधेरी रात, पूस इसमें सर्दियां बोली हैं, ठीक है। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कंपकपा रहा था। अब क्या आ जाती है, सर्दियां आ जाती हैं। जिस कंबल के लिए उन्होंने पैसे बचाए थे अब वो कंबल तो नहीं आया, तो वो पतली सी चादर ओढ़े वहां पर कांप रहा था। खाट के नीचे उसका कुत्ता झबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था, और खाट के नीचे उसका कुत्ता जो है बेचारा वो सर्दी के मारे कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी और दोनों को ही बेचारों को नींद नहीं आती थी। आगे बढ़ने से पहले ये आप वचन बदलो देखेंगे, रुपया, रुपये, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदे। अब आगे देखते हैं। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों झबरा, जाड़ा लगता है? जाड़ा मतलब ठंड लगती है।
तो ऐसे वो अपने कुत्ते से पूछता है, कहा तो था घर में पुआल पर लेटे रहो, यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं हलवा पूरी लिए आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। झबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। तो ऐसा लग रहा था जो झबरा है वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा हो। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही, तो इसीलिए वो चुप हो जाता है। हल्कू ने हाथ निकालकर झबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, यानी कि इतनी ठंड कहाँ से आ रही है। और उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। कई चिलम तो पी चुका हूँ, क्योंकि क्यों नींद नहीं आ रही थी उनको? ठंड के कारण। यह खेती का मजा है, और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे और लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े की गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, यानी ये सब जो है वो किस्मत का खेल है। और मंजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। एक तरफ जमींदार हैं जो क्या है मोटे मोटे कंबलों में सो रहे हैं, और दूसरी तरफ बेचारे किसान जो मजदूरी करते हैं लेकिन फिर भी ठंड में कांप रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। झबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। झबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। झबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। आगे बढ़ते हैं। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा, पर एक ही क्षण में उनके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था, यानी किसी भूत प्रेत के तरह जो है जाड़ा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो सोने की कोशिश करता है पर नहीं सो पाता। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, यहाँ पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। रात, रात्रि, निशा, हवा, वायु, पवन, भगवान, प्रभु, ईश्वर। तो आगे बढ़ते हैं। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोदी में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, यानी उसके शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी, और पर उसने अपनी गोद में चिपटाए हुए वह ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। झबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहाँ है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। हालांकि उसके शरीर में से गंध आ रही थी, लेकिन उसको, हल्कू को बिल्कुल भी उससे नफरत नहीं हो रही थी, और झबरे को तो बहुत ही प्यार फील हो रहा था, उसे बहुत ही प्यार महसूस हो रहा था। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, यानी वह अपनी गरीबी से दुखी नहीं था। फिर किससे दुखी था? जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे, और उसका एक एक क्षण अनुप्रकाश से चमक रहा था। अब उसको अपनी गरीबी याद नहीं थी, अब उसे क्या लग रहा था कि ये जैसे मेरा दोस्त हो। इस तरीके से झबरू जो है वो हल्कू के साथ चिपक कर सो गया। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा में धक्काना शुरू किया, और हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से लगाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। अब देखो उसको कितना जाड़ा लग रहा है, कितनी ठंड लग रही है कि उसकी नसों में ऐसा लगता है खून नहीं बर्फ बह रही है। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। अभी
कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आते ही नहीं चढ़े, कि अभी तो सप्तऋषि भी आकाश में आधे नहीं चढ़े हैं, ऊपर जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। पहले घड़ियां नहीं होती थी तो लोग ऊपर आकाश में देखकर, तारों की स्थिति देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू ने खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते हुए देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। तो अब हल्कू से बिल्कुल भी सर्दी में बैठा नहीं जा रहा है, तो वो ये क्या सोचता है कि पत्ते लेकर आता हूं और उससे आग जलाता हूं। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, उसके बाद सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। झबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन, यानी कि इतने अंधेरे में, एक तो ठंड के दिन, ऊपर से निर्दय पवन क्यों कहा है, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी। पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें नीचे टप टप टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसे अच्छी महक आई झबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। झबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग सुलगता हुआ उपला जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा सी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जा रहे थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। और क्यों कर रहा था वो, इतनी ठंड में भी इतनी मेहनत वो कर रहा था रात के समय, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था, उसका ये अनुमान था कि वो पत्तियां जलाकर क्या कर देगा, ठंड को खत्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा और थोड़ी देर में आग जल उठती है। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी, यानी इतनी ऊपर उसने आग जला रखी थी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों, और ऐसा लग रहा था उस थोड़ी देर की आग में कि जैसे बड़े बड़े पेड़ जो हैं बगीचे में, वो पूरे अंधकार को अपने ऊपर संभाले हुए हों, यानी वहां तक रोशनी नहीं पहुंच रही थी। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व की हृदय में छिपा नहीं सकता था। अब क्या हो गया था, थोड़ा सा उसके शरीर में गर्मी आ गई थी, तो उसने जो उसके पास दोहर थी, चद्दर थी, वो भी साइड में रख दी थी। और अब ऐसा लग रहा था कि वो ठंड को पुकार रहा है कि अब देखो, अब आओ, अब कहां से आओगी। उसने झबरा से कहा, क्यों झबरू, अब क्या ठंड नहीं लग रही। झबरा ने कूं कूं करके मानो कहा हो, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। झबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चू तो मैं दवा न करूंगा। झबरा ने इस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो वह लड़ाई करेगी। तो इस तरीके से जो झबरू होता है वो अपने मालिक के साथ ये बातें कर रहा है। मुन्ने से कल न कह देना, है ना, ये कौन कहता है, हल्कू कहता है। किसको कहता है, झबरा को। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपटें लगी, पर वह कोई बात न थी। झबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, यह सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ, अब तुम्हारी बारी है। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ
कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। अब आग जो है वो बुझ चुकी थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी आग जब उसमें हवा लगती तो वो सुलगने लग जाती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो ठंड बढ़ती जा रही थी उसे आलस दबाए लेता था। झबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चरने की आवाज चर चर सुनाई दे रही है। अब जो झबरू होता है वो खेतों की तरफ भाग है, तो शायद वहां पर नील गायों का झुंड था और वो खेत में चरने आई होंगी। उसने दिल में कहा, नहीं, झबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, झबरा झबरा, और झबरा भौंकता रहा। उसके पास न आया। अब क्या कहता है, अब क्या सोच रहा है हल्कू कि झबरा के होते हुए तो कोई भी पशु नहीं आ सकता था, तो फिर ये कैसी आवाज आई? लेकिन झबरा जो है वो लगातार भौंकता जा रहा था। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि अभी तो उसके शरीर में गर्मी आई थी। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, होली होली होली। झबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डालते हैं। अब इतनी अच्छी खेती उसने की थी और जानवर जो हैं, नीलगाय जो आकर चरने लगी, अब उसकी खेती का वो क्या कर देंगे? सत्यानाश, सर्वनाश, यानी कि सब खराब कर देंगे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और चादर को शरीर पर लपेटते हुए खेत की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। वह 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका आया कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जैसे ही वो खेत की तरफ जाने लगता है, फिर से उसको एकदम से हवा से ठंड लगती है। फिर से वो आग के पास बैठ जाता है। झबरा अपना गला फाड़े भौंकता रहा। नील गाय खेत का सफाया किए जा रही थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था कि जाड़े ने, यानी उस आग ने, जाड़े से बचने के लिए उस आग ने उसको क्या कर रखा था? चारों तरफ से जकड़ रखा हो, यानी उसे आगे और काम नहीं करना है, वो यहीं बैठा रहेगा। वह उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। और हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मडैया डालने से क्या फायदा हुआ? कि तुम्हारे यहाँ चारपाई डालने से क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा तो अंदर ही सो जाते, जब सारी खेत की फसल ही बर्बाद हो गई है। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और झबरा मेड़ के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। अब क्या देखा उन्होंने? सारा खेत जो है वो पूरा नष्ट हो चुका है और वहीं मेड़ पर, यानी जहाँ पर चलते हैं खेतों में, वहाँ जगह होती है, वहाँ पर झबरा जो है वो बेचारा नीचे पड़ा था। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चकित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। चकित होकर यानी कि हैरान होकर कहा। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा?
तो इस तरीके से हल्कू खुश होकर कहता है कि कम से कम अब इन फसलों के लिए, खेतों के लिए बाहर तो नहीं सोना पड़ेगा। तो बच्चों, देखा आपने, जो किसान होते हैं उनकी ज़िंदगी जो है फसलों के यानी खेती बाड़ी करने में उनकी ज़िंदगी कितनी मजबूर होती है, कैसे वो ठंड से बचने के लिए आग जलाता है और कैसे उसका खेत जो इतनी मेहनत से उसने बोया था, कैसे नीलगायें उसको बर्बाद कर देती हैं। तो ये कहानी लिखी है बच्चे मुंशी प्रेमचंद जी ने। लेखक परिचय हम पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्हे, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, करमभूमि, गबन, गोदान आदि। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। इनका साहित्य सुधार, राष्ट्रीय भावना और सामान्य जनजीवन से परिपूर्ण है। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास को स्वयं करने की कोशिश करेंगे।